सर सर इस पेपर के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। यार उसके नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे पेपर पे। ठीक है सर। कार्नट प्रिंसिपल्स, कार्नट साइकिल पे बात की थी, विच इज supposedly a reversible cycle, उसकी efficiency maximum है जितनी अचीव हम कर सकते हैं। फिर फर्स्ट सेकंड कार्नट प्रिंसिपल्स पे बात की थी कि कोई भी एक्चुअल इंजन रिवर्सिबल इंजन से लेस एफिशिएंट होगा और जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं वो इक्वली एफिशिएंट। फिर केल्विन स्केल की डेरिवेशन की और इसमें शो किया गया कि एक हीट इंजन जो है वो सोर्स में से कितनी हीट लेगा और सिंक में कितनी हीट करेगा रिलीज, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। इस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली रेशियोज इनकी जो जिस तरह आप देख सकते हैं, ये देख लें हम ये कि जो इन दोनों हीट की रेशियोज हैं वो रेशियो है वो टेम्परेचर रेशियो पे डिपेंडेंट है। और इस तरह के टेम्परेचर को हम केल्विन को नाम दिया था। और ये अगर आपने ये अप्लाई करना है तो आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं ले सकते, आप लाजमी केल्विन में ही लेंगे इस इक्वेशन के लिए। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। बुक की 8th एडिशन की जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी थी वो 8th एडिशन से दी हुई हैं और उन्हीं में से एक में ये करवा रहा हूँ। आपके पास एक कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है जिसमें रेफ्रिजरेंट 134A है, वर्क एज वर्किंग फ्लूइड is used to keep the refrigerated space at minus 35 degrees centigrade by rejecting waste heat to cooling water that enters the condenser at 18 degrees centigrade at rate of this and leaves at this। ठीक है, ये जो आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं स्पेस का, दिस इज minus 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्दरमोर आपको उसने वाटर की इंफॉर्मेशन दी है जो कंडेंसर में जो नॉर्मल एसी है या नॉर्मल फ्रिज है ये कमर्शियल है, ठीक है। जो नॉर्मल रेजिडेंशियल होता है उसमें कंडेंसर को कूल हम किस मीडियम से कर रहे होते हैं? एयर से नीचे उसकी बैक साइड पे जो किससे? सॉरी आवाज कट गई आपकी। एयर से नीचे हाँ एयर से। फ्रिज भी नॉर्मल पड़ा हुआ है, जो उसके पास आसपास हवा है वो उसकी बैक कॉइल्स को करती है कूल, जो है कंडेंसर है। इस तरह एसी में जो आपकी आउटडोर यूनिट है कंडेंसर उसमें होता है, उसको भी उसमें आप देखिए एक फैन लगा होता है और वो एयर के थ्रू कूल हो रहा होता है। बट क्योंकि कमर्शियल रेफ्रिजरेटर का लोड बहुत ज्यादा होता है और हमने पहले ही बात की थी कि वाटर इज वे बेटर एट कूलिंग देन एयर, तो इसमें हम वाटर कूलिंग यूज करते हैं। जब जैसे हमारा सेटअप थोड़ा बड़ा होता है तो हम वाटर कूलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें जो वाटर कूलिंग के लिए हम यूज करें वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड में एंटर होता है और 26 डिग्री सेंटीग्रेड में वापस हमें मिल रहा है वो। और उसका फ्लो रेट भी गिवन है 0.25 किलोग्राम्स पर सेकेंड। द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस पॉइंट पे हमें दोनों चीजें पता है, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पे वो बता रहा है कि सेम प्रेशर पे लीव करेगा बट सब कूल्ड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियली स्पीकिंग हम इन कंडेंसर को और इवेपोरेटर को इनको हम डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 हम कांस्टेंट प्रेशर डिवाइसेस लेते हैं। चैप्टर 5 में भी हमने इस पे बात की थी। एक्चुअली जब इनमें फ्लो होता है तो इनमें थोड़ा सा प्रेशर लूज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, बट आइडियली स्पीकिंग हम इसमें डेल्टा पी 0, मतलब इनका मकसद नहीं है प्रेशर ड्रॉप करना या प्रेशर को चेंज करना। कंप्रेसर का मकसद है प्रेशर को बढ़ाना, एक्सपेंशन वाल्व का मकसद है प्रेशर को कम करना। बट इन दोनों ये दोनों डिवाइसेस पर्सनली हम इसमें ये चाहते हैं कि इनमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो हम उनको उसी तरह आइडियली ट्रीट करेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, यानी यहाँ पे भी 1.2 मेगापास्कल है तो यहाँ पे भी 1.2 मेगापास्कल है। हाँ, कंडेंसर का मकसद है कूलिंग करना, तो यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड सब कूल्ड है। यानी इस प्रेशर पे जो टी सैचुरेटेड बनता है, टी सैचुरेटेड पे क्या होगा, ये हमें लिक्विड मिल जाएगा। तो मजीद 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको सब कूल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज टी सैचुरेटेड -5 डिग्री सेंटीग्रेड।
फर्दरमोर वी आर गिवन कि ये वर्क इन कितना ले रहा है कंप्रेसर, दैट इज 3.3 किलोवाट वर्क इन, सॉरी पावर इन। अब हमने डिटरमिन क्या क्या करना है कि इस पूरे लूप में रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट क्या है। आपको पता है इट्स अ क्लोज साइकिल। अगर हम इस पूरे को देखें तो इसमें से मास ना लीव करेगा ना एंटर करेगा। इंडिविजुअल डिवाइस जो है वो ओपन है, उनमें मास एंटर और लीव हो रहा है, पर अगर मैं इस ओवरऑल सिस्टम को कंसीडर करूं तो दैट्स अ क्लोज सिस्टम। तो इसमें जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम। रेफ्रिजरेंट लोड हम कहते हैं इसको Q डॉट L को, कि रेफ्रिजरेंट कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। COP and minimum power input to the compressor for the same refrigeration load। अब ये जो हमें वैल्यूज गिवन है, लेट्स से इस ओवरऑल साइकिल के लिए हमें जो 3.3 किलोवाट की वैल्यू गिवन है, लेट्स से ये एक्चुअल कंप्रेसर की गिवन है। तो मिनिमम पावर कब होगी? जब ये ओवरऑल साइकिल एज रिवर्स कार्नट साइकिल बिहेव कर रही होगी, तो ये मिनिमम वर्क इनपुट रिक्वायर करेगी क्योंकि इसका COP मैक्सिमम होगा। तो हमने वो वैल्यू फाइंड करके भी देखनी है। जो चैप्टर 6 में मुझे सबसे इलेबोरेट प्रॉब्लम लगी, मैंने कहा हम वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफी चीजें कवर हो रही है। अब सबसे पहले हम देखो, एक ये पॉइंट हमारे लिए फुली डिफाइंड है और एक ये पॉइंट हमारे लिए फुली डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम इन पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। इस पे प्रेशर 1.2 मेगा पास्कल और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इस पे 1.2 मेगा पास्कल एंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड सब कूल। तो लेट्स सी, इस पे हम वैल्यूज निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। Most interviews. हेलो, नजर आ रही है स्क्रीन? स्टीम टेबल्स नजर आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। अब हमने रेफ्रिजरेंट 1, 3, 4 है उसके लिए वैल्यू देखनी है, तो हम टेबल 11, 12 और 13 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गो टू देन A11। ये टेम्परेचर की बेसिस पे है। हम प्रेशर वाले पे देख लेते हैं क्योंकि उसके लिए सुपर हीट का अंदाजा करना इज रिलेटिवली सिंपल। सो प्रेशर वाज 1.5 मेगा, नहीं 1.2 मेगा पास्कल। So we have 1.2 megapascal, which is 1200 kilopascals। 1200 kilopascal पे हमारे पास जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है दैट इज 46.29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमें जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, which is greater than this temperature, which means we are in the superheated region। सुपरहीटेड रीजन में चले जाते हैं, 1.2 मेगापास्कल ढूंढते हैं। 1.2 मेगापास्कल इज हियर। टेम्परेचर हम देख लेंगे 50 एंड हमने वैल्यू उठानी है इंथैल्पी की। ठीक है, क्योंकि फ्लो डिवाइसेस है तो इसमें इंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट। So this is our value for enthalpy at 1.2 megapascal and 50 degree centigrade, 278.27, 278.28। ठीक है, ये हमने वैल्यू उठा ली। अब इस हमें वैल्यू उठानी है 1.2 मेगापास्कल एंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड सब कूल। ये वैल्यू हम कैसे उठाएंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं टी सैचुरेटेड एट 1.2 मेगापास्कल। टेम्परेचर प्रेशर, ये हम सैचुरेटेड टेबल पे आ गए। ठीक है, सैचुरेटेड टेबल प्रेशर वाला जो है 1.2 मेगापास्कल पे 46.29 डिग्री सेंटीग्रेड इज आवर सैचुरेशन टेम्परेचर। जब हम इसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड सब कूल करेंगे, इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो टेम्परेचर है वो इस सैचुरेटेड टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, विच इज 41.29, रफली 41। इस पे हम वैल्यू किस तरह देखते हैं? अब हमारे पास सब कूल्ड रीजन है, इस पे वैल्यू देखने का क्या तरीका है?
रेफ्रिजरेंट के लिए आपको सब कूल टेबल गिवन ही नहीं है, तो हमने जो भी वैल्यू देखनी है वो सैचुरेटेड से देखनी है। तो वो मैं किस तरह देखूंगा, 1.2 मेगापास्कल और 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने वैल्यू देखनी है सैचुरेटेड टेबल को यूज करते हुए। मैं किसी एक चीज को मैच कर सकता हूं, या मैं प्रेशर को 1.2 मेगापास्कल कर सकता हूं, या मैं टेम्परेचर को 41 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकता हूं। अब सब कुछ लिक्विड है, ये लिक्विड वाटर है, स्टीम नहीं है, लिक्विड सॉरी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वेपर नहीं है। तो मेरे लिए इसका टेम्परेचर मैच करना इंपॉर्टेंट है या प्रेशर? टेम्परेचर। टेम्परेचर। और हम बेसिकली यही करते हैं। मैं सिंपली अब इस A11 टेबल में आ गया क्योंकि मैंने टेम्परेचर मैच करना है, और 40 और 42 के दरमियान की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो आप इंटरपोलेट भी कर सकते थे, लेकिन हम इधर एक रफ एस्टिमेट ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू है 110.19, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कि HF की वैल्यू है, लिक्विड की वैल्यू, वो इस पे 108.26 है, इस पे 111.26 है। तो हमारी जो वैल्यू रिक्वायर्ड है 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो रफली इसके दरमियान की कोई वैल्यू विच इज 110। अगेन यू कैन अप्रोक्सीमेट इट, पेपर में आपको इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है कि हमने इस पॉइंट पे वैल्यू कैसे ली है? सर दोबारा से एक मिनट एक्सप्लेन करना। ओके, जब हमारे पास सब कूल्ड हो जाती है चीज, तो बेसिकली हम उसकी वैल्यू सब कूल्ड से देखेंगे। बट क्योंकि जब चीज सब कूल्ड है, लेट्स से वाटर की बात करते हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी उसी तरह बिहेव करेगा। उसका हम जब प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज करते हैं ना, तब जाके उसकी वैल्यूज चेंज होने लगती है, इंटरनल एनर्जी की, वॉल्यूम की, एंथैल्पी की। तो इसलिए सब कूल्ड रीजन में अनलेस प्रेशर बहुत हाई हो, और इस रेफ्रिजरेंट के केस में तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं गिवन, तो हम इसमें सब कूल टेबल पे देखेंगे। तो मेनली टेम्परेचर चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज होती है। हमें गिवन है कि आप इसकी वैल्यू देखें 1.2 मेगापास्कल पे एंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमारे पास या तो हम प्रेशर को मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा इस तरह का गिवन है, और उसकी रीजन भी यही है कि प्रेशर डिपेंडेंट वैल्यूज नहीं है सब कूल रीजन में, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मैं 1.2 मेगापास्कल पे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास था सैचुरेशन टेम्परेचर विच इज 46, उस पे वैल्यू लूंगा तो मुझे गलत वैल्यू मिलेगी। अगर मैं प्रेशर सेम रखूं, टेम्परेचर चेंज करूं, और अगर मैं टेम्परेचर सेम करूं विच इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इन दोनों के दरमियान है, और प्रेशर 1.2 मेगापास्कल के बजाय मैं देखें क्या प्रेशर ले रहा हूं यहाँ पे, 1.2 मेगापास्कल के बजाय सिर्फ 1 मेगापास्कल ले रहा हूं, ठीक है। बट इवन देन जो मुझे वैल्यू मिल रही है ना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सही मिल रही है, क्योंकि लिक्विड चीज की प्रॉपर्टीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, प्रेशर डिपेंडेंट नहीं इन जनरल। और मैं टेम्परेचर अगर वही रखूं जो वो कह रहा है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो प्रेशर बेशक 1.2 मेगापास्कल के बजाय 1 मेगापास्कल हो, स्टिल मुझे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऑलमोस्ट ठीक होंगे। तो इसलिए हम जब सब कूल्ड वाटर की बात करेंगे या रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, रेफ्रिजरेंट में तो हमेशा हम टेम्परेचर मैच करके वैल्यू उठा लेंगे। सब कूल्ड वाटर में अगर हमारे प्रेशर्स 5 मेगापास्कल के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो तब हम कंप्रेस्ड वाटर टेबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड वाटर टेबल जो स्टार्ट होता है वो होता ही आपके पास 5 मेगापास्कल से। ऑलराइट, इसकी बेसिस पे हमने 0.1 एंड 0.2 की हमने वैल्यू डिटरमिन कर लिया। हमने वाटर के लिए वैल्यू डिटरमिन करनी है। उसमें हमें क्या चीज गिवन है, इट्स कंप्लीट वाटर। एक में 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक में 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज प्रीटी सिंपल। अगेन वो वाटर किस प्रेशर पे है हमें इससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि सब कूल्ड वाटर है, लिक्विड वाटर है, सब कूल्ड है। हम 18 और 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिंपल इसकी वैल्यूज देख लेंगे एंथैल्पी की। प्रेशर का मेरा रफ आइडिया है कि ये कोई बहुत हाई प्रेशर नहीं है, इसलिए हम सिंपल सैचुरेटेड टेम्परेचर टेबल पे जाएंगे।
ये सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। 18 पे जो वैल्यू होगी HF क्योंकि लिक्विड वाटर है, 62 और 83 के दरमियान कोई वैल्यू होगी, लेट्स से इट्स 72, और 26 डिग्री सेंटीग्रेड में रफली हमारे पास लेट्स से 110 एंड 72 रफली अगर हमने, ठीक है, तो ये 110 है हमारे पास और ये 72 की वजह 75 है। अगेन रफ एस्टिमेट काम चलाएगा। तो अब हमने क्या क्या एंथैल्पीज डिटरमिन कर ली है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की। हम एंथैल्पीज क्यों कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह वाटर या रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। जब भी चीज फ्लो करती है तो वो फ्लो वर्क भी करती है, हैंस उसकी जो एनर्जी का क्राइटेरिया है वो इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क है, और ये HV नहीं PV, इसलिए हम एंथैल्पीज डिटरमिन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, हाँ, रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट। रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट हम किस तरह फाइंड करेंगे, एनर्जी इक्वेशन बता के। एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे जिस तरह आप अपने प्रोजेक्ट में भी करते रहे हैं कि जितनी एनर्जी ये वाटर गेन कर रहा है उतनी ही एनर्जी एक्चुअली रेफ्रिजरेंट लूज कर रहा है। तो सिंपल, इट्स एन एनर्जी बैलेंस। ठीक है, ये आपने एनर्जी बैलेंस लगाया है। सबसे पहले आपने नोट कर लिया है कि कंडेंसर कितनी हीट, जो वाटर है वो कितनी हीट गेन कर रहा है, दैट इज सिंपली मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एंथैल्पी। मास ऑफ वाटर में गिवन है, चेंज इन दोनों एंथैल्पीज हमने कैलकुलेट की थी, तो हमें पता चल गया कि वाटर कितनी हीट गेन कर रहा है, किस और किस रेट पे एक्चुअली। ठीक है, इट इज क्यू डॉट, इट इज किलोवाट नॉट किलो जूल्स। तो जो रेफ्रिजरेंट ने हीट लूज करनी है वो भी उतनी ही लूज करनी है। रेफ्रिजरेंट के लिए हमारे पास यही इक्वेशन है, इसमें हमने मास ऑफ रेफ्रिजरेंट लिख दिया और H1 माइनस H2 कर दिया। कंडेंसर से पहले जो एंथैल्पी दैट इज H1, कंडेंसर के बाद H2। इसको ये नहीं चाहिए कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, QH जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, H1 और H2 हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसके बेसिस पे हमारे पास रेफ्रिजरेंट का मास आ गया, मास फ्लो रेट आ गया एक्चुअली, व्हिच इज 0.05। ठीक हो गया। अब हमने निकालना था Q डॉट एल, Q डॉट एल, ठीक है। अब इस वाले सिस्टम में भी हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, देयर आर नो फ्रिक्शनल लॉसेस, या हाँ इट इज बेटर, या फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है। हम दो चीजें कह सकते हैं, आइदर नो फ्रिक्शनल लॉसेस, या जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस कन्वर्ट इनटू हीट एंड आर incorporated in QL। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी इक्वेशन है विच इज, टेक्स्ट कर लेते हैं, कि टोटल हमारे पास जो एनर्जी बैलेंस है उसको हम इस तरह लिख सकें कि ओवरऑल सिस्टम का तो डेल्टा यू 0 है। ठीक है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इसमें ओवरऑल डेल्टा यू कोई भी चेंज नहीं होगा अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं। लेट मी डू दिस। ठीक है, मेरा जो सिस्टम अगर मैं उसको बनाऊं, दिस इज माय सिस्टम जो सराउंडिंग से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, वाया QH QL एंड वर्क है। तो जितने भी लॉसेस है ना, अगर या तो फ्रिक्शनल लॉसेस है ही नहीं, अगर फ्रिक्शनल लॉसेस है तो वो भी हीट में कन्वर्ट होके एज QH निकल रहे हैं। इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैं अब सिंपल, मेरे पास जो इक्वेशन है ना वो यही बन जाएगी अगर मैं इस पे एनर्जी इक्वेशन लगाऊं, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है तो डेल्टा यू 0 और एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, E in is equal to E out।
ई इन क्या है, मैं वर्क इन कर रहा हूं प्लस क्यू एल कर रहा हूं, अगेन दीज आर डॉट्स, रेट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डॉट एच, सिंपल एनर्जी बैलेंस लगाया। अब इसकी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि वर्क इन मुझे कंप्रेसर का गिवन था, क्यू डॉट एच में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं क्यू डॉट एल निकाल सकता हूँ विच इज रेफ्रिजरेंट लोड। ठीक है, तो यूं मैंने क्यू एल निकाल लिया सिंपल। बट इसमें एजम्पशन क्या ले रहे हैं, या फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है, या फ्रिक्शन लॉसेस हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होके इस क्यू एच में ही हमने इनकॉर्पोरेट किए, वरना आप देख सकते हैं और हीट लॉसेस भी हो रहे होते हैं। एंड इसके बाद हमने सीओपी निकालना है। सीओपी इज सिंपली जो भी आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है। अब क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल है, हीट पंप नहीं है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। इट इज क्यू डॉट एल, एक्चुअली ये सारे भी ना क्यू डॉट्स हैं, क्यू डॉट एल डिवाइडेड बाय वर्क नेट, वर्क इन। इनका वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सीओपी 1.54 आ गया। अब ये एक, क्योंकि आप देख सकते हैं कंप्रेसर का वर्क गिवन था, तो हमें आइडिया नहीं है कि ये साइकिल एक्चुअली रिवर्सिबल है कि नहीं। ऑलराइट, क्योंकि हमें ये कंडीशंस भी गिवन है और ये क्यू और वर्क इन भी गिवन है, तो वी आर नॉट श्योर कि ओवरऑल ये साइकिल रिवर्सिबल है कि नहीं। उसको चेक करने का तरीका ये है कि हम रिवर्सिबल साइकिल की सीओपी निकाल के इससे कंपेयर कर लें। रिवर्सिबल साइकिल की सीओपी हमें पता है सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है कि जो ये टेम्परेचर इट इज -35 डिग्री सेंटीग्रेड, हम जो कूल कर रहे हैं, तो एक टेम्परेचर में पता है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर पता होना चाहिए। बट यहाँ पे 18 भी है और 26 डिग्री सेंटीग्रेड भी है। यहाँ पे जो हीट ने जिस टेम्परेचर से इंटरेक्ट करना है, कह लो जो हमारे पास एक टेम्परेचर है वो वाटर का टेम्परेचर है जिस पे हमने हीट लूज करनी है। आइडली स्पीकिंग हम बात करते हैं कि हमें ऐसा हमारा रिजर्वॉयर एक ऐसा है कि उसको टेम्परेचर चेंज नहीं करता जब मैं उसमें हीट एमिट करता हूं। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर 18 से 26 पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम आइडियल इसको लें तो हम हमारा जो टेम्परेचर सूट हमें करता है ना, दैट इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियली यहाँ पे एक ऐसा रिजर्वॉयर होना चाहिए था जिसका टेम्परेचर 18 स्टार्ट में भी रहे और एंड में भी 18 ही रहे, क्योंकि QH जो ये TH है, ये टेम्परेचर जितना लो हो हमारे लिए उतना बेहतर है। इसलिए अब यहाँ पे जब हम ये हमने इक्वेशन लगाई है, इसमें जब हम यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे वो हम 18 लेंगे प्लस 273 को ले रहे हैं। मैंने बताया था जो ये इक्वेशन ये इसके लिए जरूरी है टेम्परेचर केल्विन में हो। जब हम रिवर्सिबल के लिए टेम्परेचर बेस्ड सीओपी निकालने की कोशिश करेंगे या एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपने टेम्परेचर लाजमी केल्विन में लेना। तो यहाँ पे हमने TH को 18 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया और इसको -35 ले लिया, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। हमारा सीओपी 4.49 आ रहा है व्हिच इज मच ग्रेटर देन दिस। अब इसकी बेसिस पे हम मिनिमम वर्क आउटपुट इनपुट निकाल सकते हैं, व्हिच इज सिंपली अगेन हम ये इक्वेशन निकाल रहे हैं, COP इज इक्वल टू QL बाय वर्क इन। इसको रीअरेंज करके वर्क इन इज इक्वल टू QL बाय COP। QL हमारे पास 5.07 यही रहेगा जो कि हमने डिटरमिन किया है। हाउएवर हम COP अब आइडियल वाला लेंगे और हमारे पास वर्क इन इज 1.13 इंस्टेड ऑफ 3.31, क्योंकि आप देख सकते हैं ये COP एक्चुअल जो है मैक्सिमम जो है सॉरी वो एक्चुअल के 3 टाइम्स है, तो हमारे पास जो वर्क की रिक्वायरमेंट भी होगी वो 3 टाइम्स लेस होगी इन आइडियल सिनेरियो। इसमें हमने मास फ्लो रेट डिटरमिन करना भी सीखा, COP भी सीख लिया, QL भी। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है प्रॉब्लम जो सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रही है, COP को भी, वर्क फ्लो रेट, मास फ्लो रेट्स को भी, वर्क को भी, हर चीज को। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, हमने रेफ्रिजरेंट टेबल यूज करना भी एक दफा रिवाइज कर लिया, वाटर टेबल, स्टीम टेबल भी यूज कर लिया। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन?
सर ये जो हमने टेम्परेचर 18 यूज किया है, हम्म, अगर हम जनरल प्रैक्टिस से बात करें तो हमें तो ये चाहिए था कि हम लेते 26 और 18 की एवरेज ले लेते, दैट्स इट। बिल्कुल क्या एवरेज ऐसा भी हम ले है? सकते थे, बट हम जिस ठीक है। तरह बात करते हैं ना, देखो हमारे पास इसका ये जो कहने का जो रेजर्वोयर है ना, ये अपना टेम्परेचर 18 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर रहा है। आइडियली स्पीकिंग हमें रेजर्वोयर इनिशियली जिस टेम्परेचर पे मिल रहा है ना 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो हमें 26 ही वो 18 ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बट अगेन मेरी हमेशा कोशिश होती है स्टूडेंट को यही समझाना कि इन इंजीनियरिंग हम जिस तरह कहते हैं ना चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है, जरूरी नहीं है वो। अब ये एनालाइज करने बहुत सी चीजें एनालाइज करने वाले की हैं। आई ऑल्सो थिंक कि बेटर अप्रोच वुड हैव बीन कि हम 18 और 26 डिग्री सेंटीग्रेड का मीन देखें। तो जब आप पेपर सॉल्व करते हैं या कोई सॉल्व करते हैं मेरा, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि मैं बेहतर समझता हूं कि इन दोनों की एवरेज लूं, लेट्स से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड लूं, और यहां पे मैं 22 यूज करूं, ठीक है। सो जस्ट टेल मी योर थॉट प्रोसेस एंड डू इट दैट वे, मैं उसको उसी तरह देखूंगा। और मैं भी यही समझता हूं कि यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड लेना बेहतर है, ओके सर। ठीक है। सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट इज विच अप्रोच इज बेटर। यहां तक हमने जो किया ना, देखो हमें वैल्यूज गिवन थी तो हमने उसी तरीके से कर लिया, बट ओवरऑल ये, और इसमें भी 18 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते थे हम मिनिमम वर्क फाइंड करें, ठीक है। मिनिमम वर्क के लिए सीओपी मैक्सिमम होना चाहिए, और सीओपी मैक्सिमम कब होगा, जब यार यहाँ पे टेम्परेचर जो है ओवरऑल 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो मजीद हमें ये इनसाइट भी दे रहा है कि हम वाटर, ये हमारा जो सिंक है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि जो टेम्परेचर 18 पे आता है वही मेंटेन करता। बट क्योंकि आप फ्लोइंग वाटर का टेम्परेचर कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते, वो लाजमी चेंज होना है, तो यहाँ पे हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं एज एन एवरेज टेम्परेचर। ऑलराइट, यस सर, क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल है जिसमें हम ये रैंकिन और इस तरह के यूनिट्स हैं, तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करना नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। सिंपली आपके पास हीट इंजन है, वो कहते हैं मैं 920 रैंकिन से हीट इनपुट ले रहा हूँ और 490 रैंकिन में हीट रिजेक्ट कर रहा हूँ, और ओवरऑल जो मैं वर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो 4.5। ये एक इन्वेंटर है, ये क्लेम कर रहा है, तो हमने चेक करना है क्या इसका क्लेम वैलिड है कि नहीं। ठीक है, मेरे पास क्यू एल गिवन है, क्यू डॉट एल, और ये भी गिवन है, मैंने क्यू एच गिवन नहीं है। अगर मैंने चेक करना है ये क्लेम वैलिड है कि नहीं, मैं किस तरह कर सकता हूं। एनर्जी बैलेंस। देखो क्यू एच तो मुझे गिवन ही नहीं है, क्यू एच में ऑलरेडी फाइंड ही थ्रू एनर्जी बैलेंस करूंगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी क्यू एच को फाइंड इस तरह करूंगा, क्यू डॉट एल प्लस वर्क नेट, क्योंकि मुझे क्यू एच तो गिवन नहीं है, तो एनर्जी बैलेंस को यूज करके मैंने क्यू एच फाइंड करना है, और मैंने क्यू एच एक फाइंड कर लिया है। हाउ देन आई विल मेक श्योर कि इस क्यू एच और इस क्यू एल की बेसिस पे क्या वो इतना वर्क ले सकता है कि नहीं। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस क्यू एच और इस क्यू एल की बेसिस पे, रादर मैं इस टेम्परेचर, इन दो टेम्परेचर की बेसिस पे कार्नट एफिशिएंसी निकाल लूंगा, और मैं देखूंगा मुझे कार्नट एफिशिएंसी कितना वर्क आउट दे रही है, और जो ये एक्चुअल एक इंजन है ये कितना वर्क आउटपुट दे रहा है। अगर इसका वर्क आउटपुट कार्नोट इंजन से कम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट मींस ये एक इम्पॉसिबल इंजन है कि आप इन दो टेम्परेचर रेंजेस के में होते हुए इतना वर्क आउटपुट नहीं ले सकते। तो इस तरह की हम चीज देखेंगे। पहले इसने आइडियल एफिशिएंसी की, एक्चुअली एफिशिएंसीज कंपेयर कर ले, एफिशिएंसीज हम कंपेयर कर लेते हैं वर्कआउट के बजाय। इसने सबसे पहले मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली विच इज कार्नट एफिशिएंसी। उसके लिए हमें सिंपल टेंपरेचर बेस्ड इक्वेशन है 1 - TL/TH। सो 1 - 490 रैंकिन डिवाइडेड बाय 920 रैंकिन इज इक्वल टू 0.467। इसने रैंकिन को भी उसी तरह यूज किया जिस तरह हम केल्विन को करते हैं। किसी को आइडिया व्हाट इज रैंकिन
टेम्परेचर स्केल? हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको देखा था। जिस तरह डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और डिग्री सेंटीग्रेड से लिंक जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है वो क्या है? केल्विन। इसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उससे रिलेटेड जो आपके पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है ना, उसको हम रैंकिन कहते हैं। आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा, बट आप लोगों को एक आइडिया हो। तो इसलिए यहां पे जिस तरह हम केल्विन को यूज करते हैं टेम्परेचर को, हम रैंकिन टेम्परेचर को भी उसी तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या आ गई है? 0.5। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले हम QH निकालेंगे। सिंपल, हमने एनर्जी बैलेंस लगाया। QH इज इक्वल टू वर्क नेट प्लस QL। ये BTU पर आवर में गिवन है, ये हॉर्स पावर में गिवन है। दोनों हैं पावर की यूनिट्स, बट उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन ये कन्वर्ट करे, कन्वर्जन कैसी है इससे हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि आप पेपर में ऐसा यूनिट से ही डील करेंगे। तो वर्क नेट को भी इसने BTU पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। QL BTU पर आवर में था, तो उसने ओवरऑल QH निकाल लिया। नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वर्क, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, विच इज वर्क नेट डिवाइडेड बाय जो हम इनपुट दे रहे हैं QH, वो निकली। तो एफिशिएंसी 0.433 आई, विच इज लेस देन कार्नट एफिशिएंसी। हेंस दिस इंजन इज पॉसिबल। ठीक है, यस क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कार्नट एफिशिएंसी से कम है। सो ऑल्सो कीप इन माइंड, COP हीट इंजन की जब, सॉरी हीट पंप की हम निकालेंगे, रेफ्रिजरेशन साइकिल की निकालेंगे, दोनों के फॉर्मूलाए थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। सिमिलरली जब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन भी COP से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है और जो हम इनपुट दे रहे हैं वो डिफरेंट है। तो बस इसमें गलती ना करना। एंड ये मैंने आप एक एग्जांपल कर ली, न्यूमेरिकली एक हमने देख ली प्रॉब्लम, और एक थोड़ी कॉन्सेप्चुअली देख ली। आपको मैंने ऑलरेडी एक वो दी हुई है प्रॉब्लम्स चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, जिसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। और अगर आप लोग वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको जो एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स मिलेगी वो आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट हमारे पास है। एनी क्वेश्चंस? यस सर, असाइनमेंट से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर असाइनमेंट में सर कंफ्यूजन ये है कि सर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर मतलब डेल्टा T 0 होगा। बिल्कुल तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के सर एक्सपेंशन किस तरह से होगी, ये समझ नहीं आ रहा। यही असाइनमेंट है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आप एक आइडियल गैस को और एक रियल गैस को किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये भी बताता चलूं कि जो सबसे बेहतर तरीका है एक्सपेंड करने का, वो आइडियल गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करने का एक डिफरेंट तरीका है, और जो रियल गैस है या रियल फ्लूइड, एक्चुअली आई वुडंट से गैस, जो रियल फ्लूइड है उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करने का तरीका, जो सबसे बेहतर तरीका है, वो डिफरेंट है। और यही असाइनमेंट है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन सर, दिस। कोई एक्सटर्नल फ्लूइड तो हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाना जिससे हम टेम्परेचर मेंटेन करें या कुछ? नहीं नहीं, देखो आपका सिस्टम क्लोज्ड है, आप उस सिस्टम को हीट किस तरह ट्रांसफर करें वो बताने के लिए आप कुछ कहना चाहते हो। मैं किसी और फ्लूइड के थ्रू करवा रहा हूँ, मैं उसको बर्न करके करा रहा हूँ, कुछ यूं करना चाहते हो, वो अलग बात है। आप उसकी डिटेल में जाना चाहते हो, पर आपका जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है। सिस्टम के अंदर कोई मैस मजीद एंटर नहीं हो सकता, ना मैस लीव कर सकता है। Yes. रियल फ्लूइड के लिए तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस बड़ा है, कॉमनली हम यूज करते हैं, यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है उसकी। तो वो बाकी आइडियल इज मोर ट्रिकी आई बिलीव।
तो मेरी हर असाइनमेंट का मकसद यही होता है, थोड़ा सा आप लोग खुद भी सोचे, थोड़ा सा गूगल भी यूज करें। वो वही बात है, रिसोर्स आपके पास हो, आपको उसको यूज करना आता हो, बुक आपको यूज करनी आती हो, आपको इंटरनेट यूज करना आता हो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नथिंग। सर सर आप कोई मॉक कंडक्ट करवाएंगे अपना? यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे आपका पेपर बन जाए। उसके बाद अगर पेपर में कुछ ऐसी चीज हुई जिसके लिए मैं समझता हूँ कि एक मॉक होना चाहिए, तो मॉक कंडक्ट कर लेंगे, वरना नहीं। अगर मेरा पेपर सिंपल ये हुआ, मैं एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, आपने उसको पेपर पे सॉल्व करना है, उसकी तस्वीरें लेके अपलोड करके मुझे वापस भेजनी है। इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई मॉक की जरूरत नहीं है। सर एक्चुअली हमें ना हर कोर्स का इंस्ट्रक्टर जो है ना वो गाइड कर रहे हैं कि ना मतलब इस तरह से कंडक्ट होंगे, इस तरह से मतलब प्रॉपर हमें गाइड किया है। तो आप भी सर कोशिश कीजिएगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो नेक्स्ट वीक किसी क्लास में हमें प्रॉपर हमारी जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए टाइम निकाल लीजिएगा। हाँ, मेरा मेरा यही है, क्योंकि अभी मैं लेक्चर्स क्विज असाइनमेंट्स में बिजी रहा हूँ। आपको पढ़ाता हूँ, एक फ्लूइड की भी मेरी क्लास है, तो मैं अभी तक पेपर नहीं बना पाया। पर्सनली आई वांट कि मैं एमसीक्यूज प्लस बनाऊं। एमसीक्यूज में इशू ये है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन रहना पड़ेगा, वरना एमसीक्यू एक बड़ा अच्छा तरीका है। एमसीक्यू में फायदा ये है कि मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ आराम से। सर लेकिन बाकी टीचर्स भी एमसीक्यूज दे रहे हैं। दे रहे हैं बिल्कुल, बट मेरा उसमें रिजर्वेशन ये है कि अगर मैं आपको पेपर दूसरा देता ना, तो आप डाउनलोड करोगे, आप ऑफलाइन हो, आप के लिए ऑनलाइन रहने के लिए कंपल्जन नहीं है। अगर आपका नेट इश्यू करता है, फिर आप सारा पेपर सॉल्व करके तस्वीरें खींच के अपलोड कर दोगे। एमसीक्यू आपको गूगल फॉर्म पे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आप के लिए लाजमी है कि आपकी लेट से लैपटॉप भी ऑन रहे, इंटरनेट भी अवेलेबल रहे, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू बन सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ, बट मे बी 20 एमसीक्यूज हम कर सकते हैं। कुछ पार्ट एमसीक्यूज रखा जा सकता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी पेपर बनाना है, जब ये फाइनल होता है तो फिर इस पे इन डिटेल डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीक कि आपका एग्जाम किस टाइप का है ओके और सर। आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो ये सर सेशन, कैमरा वगैरह एक तो मिनट, उसमें पॉलिसी में ये सेशन एंड हो रहा है, मुझे लेट मी स्टार्ट अनदर सेशन और फिर हम बात